तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड के बारे में। जी हाँ साथियों, आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आयोनाइजेशन। अब देखिए, आयोनाइजेशन के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका आयंस के रूप में जो टूटने की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उन्हीं को तो हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। सिंपली हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का आयंस के रूप में टूटना, यही तो है आयोनाइजेशन। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? वीक एसिड्स का आयोनाइजेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि वीक एसिड्स का आयोनाइजेशन कैसे होता है और जब इसका आयोनाइजेशन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट निकल के आता है, वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए क्या कहता है कि कंसीडर द आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड HA इन वाटर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब देखिए सिंपल सा मान लेते हैं कि HA एक वीक मोनोबेसिक एसिड है जिसका आयोनाइजेशन वाटर में हो रहा है। अब इस पूरे आयोनाइजेशन की प्रक्रिया को हम लोग इस इक्वेशन के जरिए दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे HA क्या है? HA एक वीक मोनोबेसिक एसिड है और ये H2O वाटर हम लोग सभी जानते हैं। अब इस HA का यानी कि इस वीक एसिड का वाटर में आयोनाइजेशन होगा। अब चूंकि ये HA एक वीक एसिड है, इसीलिए इसका जो आयोनाइजेशन है वो डबल हाफ एरो के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब HA का जब वाटर में आयोनाइजेशन होगा तो क्या होगा? H3O प्लस A- के रूप में ये टूटेगा। अब यहाँ पर H3O प्लस ये हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन और इसे हम लोग केटायन के रूप में देख सकते हैं, प्लस A- और इसे हम लोग एनायन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पूरे अभिक्रिया में, पूरे रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे किसका आयोनाइजेशन हो रहा है? तो HA, और HA क्या? एक वीक एसिड है। ठीक है, तो जब भी एक वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन होता है तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट का निर्माण होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब भी डबल हेडेड है ना, जब भी डबल हाफ एरो का इस्तेमाल होता है तो वो स्थिति होता है इक्विलिब्रियम स्टेट का। ठीक है, तो आगे अब इसके क्या है, देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे इसे। अप्लाइंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब देखिए, जब भी किसी रिएक्शन में या किसी प्रक्रिया में इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाता है तो हम लोग वहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ अप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट का इक्वेशन मिलता है। अब देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लॉ है उसको इस्तेमाल करना बेहद ईजी है, बहुत सिंपल है। देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले कि आपको क्या होगा, एक कांस्टेंट मिलेगा और यहाँ पर जो मैंने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया है वो है Kc। तो Kc इक्वल टू, अब आ जाइए राइट साइड में। ठीक है, इस इक्वेशन के राइट साइड में आ जाइए। सिंपली क्या करना है आपको, H3O प्लस लिख दीजिए और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। फिर आपको लिखना है A- और इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर। अब बाई यानी कि बटा दे दीजिए
और लेफ्ट साइड में आइए। तो लेफ्ट साइड में जो भी है उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ पे लिख देना है। तो सिंपली HA और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। अब बचा H2O, तो यहाँ पर H2O लिखा और इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया और इसे हम लोगों ने मान लिया है इक्वेशन 1। अभी इसे मैंने इक्वेशन 1 मान के चला है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, क्या कहता है कि द स्क्वायर ब्रैकेट्स एज यूजुअल रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। सिंपली देखिए, हमेशा और हमेशा ही ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है, कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को दिखाता है। तो हमेशा की तरह यहाँ भी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या कर रहा है, कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कंसंट्रेशन कहने का मतलब है कि लिक्विड में उस पदार्थ, उस सब्सटेंस की जो मात्रा होती है उसी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हम लोग दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी किसमें, मोल्स पर लीटर में। ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्या है कि सिंस वाटर इज प्रेजेंट, है ना, देखिए सिंस वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, लार्ज एक्सेस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि लार्ज एक्सेस लिखा हुआ है, यानी कि जो वाटर की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो इसके वजह से आगे क्या होगा कि इट्स कंसंट्रेशंस मे बी टेकन एज कांस्टेंट से के। अब आप लोग देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वाटर की जो मात्रा है वो लार्ज एक्सेस है, जो मतलब वाटर की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, H2O है, ठीक है। तो वाटर की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके वजह से जो वाटर के कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग एज ए कांस्टेंट लेंगे। क्या, एज ए कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम देंगे, के। तो यानी कि यहाँ पे जो H2O के जगह पे अब जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो के होगा, जो कि एक कांस्टेंट होगा। अब आगे फर्दर इसके आगे बढ़ते हैं। सिंस द सिंबल H3O प्लस सिंपली इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन आयन इज हाइड्रेटेड। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि H3O प्लस ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रेट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके कारण से क्या होगा, अब देखिए आगे इसके वजह से क्या होगा, इट मे बी रिप्लेस्ड बाय H प्लस फॉर सिंप्लिसिटी। अब हम लोग क्या करेंगे कि H3O प्लस के जगह पर हम लोग सिंपली H प्लस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि सिंपलिसिटी, रीजन इज दैट सिंपलिसिटी, मतलब हमें इस इक्वेशन को बेहद सिंपल बनाना है, बहुत आसान बनाना है। द एबव इक्वेशन में देन बी रिटन एज। अब जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को चेंज करके हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए तो के सी वही रहेगा इक्वल। अब हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, H3O प्लस की जगह पर हम लोग सिंपली H प्लस लिख रहे हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखें, और A माइनस की जगह पर A माइनस रहेगा, बाई बटा में आ जाइए। देखिए HA की जगह पर HA ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद H2O के जगह पर हम लोग एक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं जो कि K है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको पढ़ के बताया आपको, ठीक है। और इसको अभी इक्वेशन हम लोग 2 मान के चलते हैं। अब आगे देख लीजिए क्या कहता है कि सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द टू कांस्टेंट KC एंड K इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर, है ना, क्या होगा कि KC, ठीक है, KC और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे K, ठीक है, KC K इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 2 कांस्टेंट ऑलरेडी है। अब जब इन दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों कांस्टेंट को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा किसी अनदर कांस्टेंट, जो कि हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे
के ए के रूप में। ठीक है, तो ये जो दो कांस्टेंट पहले से मौजूद है, तो इन दो कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो तीसरा कांस्टेंट होगा, वो होगा के ए। अब देखिए वही बात हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द टू कांस्टेंट के सी एंड के इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट से के, है ना, यही बात मैंने अभी समझाया। अब इक्वेशन 2 में भी रिटन एज, अब क्या होगा, इक्वेशन 2 को इसके हिसाब से फिर से हम लोग चेंज करेंगे। देखिए के सी को अब क्या होगा, देखिए के सी और के को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया के। ठीक है, अब बचा क्या, इक्वल टू एच प्लस बच गया, ए माइनस बच गया बाई, अब यहाँ पर सिर्फ बचेगा एच है क्योंकि के को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि वेयर के इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यहाँ पे जो के ए आया है वो क्या होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक आप आई थिंक कि आपको बात समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है, देखिए इक्वेशन 3 फॉर द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा एंड द टोटल मोलर कंसंट्रेशन सी। ठीक है, अब देखिए सिंपल समझिएगा ध्यान से, अभी जो मैंने इक्वेशन 3 लिखा था वो क्या था हमारा, वो था हमारा के ए इक्वल टू एच प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस बाय एच ए। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन 3 था वो क्या था हमारा, के ए इक्वल टू एच प्लस ए माइनस बाय एच ए। ठीक है, सबको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो ये था हमारा इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी कि अल्फा एंड टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी के टर्म में जो है हम लोग चेंज करने का कोशिश करेंगे। हम लोग ऐसा कर सकते हैं और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट निकालना है इसके वजह से। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है आपको, जी हाँ बिल्कुल। ऑफ द एसिड, ठीक है, एसिड के लिए समझ में आया, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन 3 था हमारा उसको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आगे देखिए। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल द आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बिलो। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके पूरे फंडा को जो है सो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड। अब आप लोग जानते हैं कि एसिडिक एसिड जो है सो एक वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पूरा प्रोसेस पूरे प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि जो हमारा एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन है ना, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है उसका आयोनाइजेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए सिंपली एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, अब इसका आयोनाइजेशन होगा। अब आयोनाइजेशन को जो है सो वीक, ये चूँकि वीक एसिड है, अब इसका वीक एसिड को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसके आयोनाइजेशन को, तो इस तरह से, इस तरह के एरो से आपको पता ही है। अब जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो ये आयंस के रूप में टूटेगा। तो कैसे टूटेगा, तो H प्लस और प्लस CH3COO माइनस। तो यहाँ पर ये आपका केटायन और ये आपका एनायन के रूप में टूट गया। यहाँ तक आपको ठीक है। ये CH3COOH ये एक क्या है, एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। इसका आयोनाइजेशन होता है जिसे हम लोग कुछ इस प्रकार से के एरो से दिखाते हैं। अब जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो ये H प्लस और प्लस CH3COO माइनस है ना, H प्लस और CH3COO माइनस के रूप में ये टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग
कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, यहाँ तो इसका एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन आपने देख लिया, ठीक है कि इस तरह से इसका आयोनाइजेशन की प्रक्रिया को दिखाया जाएगा। अब एक्चुअली में करना क्या है, हमें इसके आयोनाइजेशन को इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर जो है सो चेंज करना है। तो इसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने C ले लिया है। अब चूंकि इसका आयोनाइजेशन हो चुका है इसीलिए इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0 और इसका भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0 जो है सो लिया जाएगा, ठीक है। अब ये एक साइड एक डायरेक्शन में गया, जब वापस इसके डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, इसके जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लेंगे वो C अल्फा लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए C जो है सो टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और अल्फा जो है सो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्योंकि ये आयोनाइज हो चुका है तो C अल्फा, फिर से इसका भी C अल्फा हो जाएगा, टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, ठीक है। तो C अल्फा और C अल्फा, जैसे फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, वापस से देखिए C तो आपका टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब चूंकि ये वीक एसिड है तो इसका जो हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वो बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल, 1 माइनस अल्फा के बराबर। तो C 1 माइनस अल्फा, C मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा आपका इसका वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्शन में गए इधर से और सेकेंड डायरेक्शन में वापस आ गए इधर से, तो ये टोटल जो है सो इक्विलिब्रियम स्टेट है। और इक्विलिब्रियम स्टेट उत्पन्न होता है किसमें, वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट में, सिंपली, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको पता ही है कि जब भी हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमें कांस्टेंट मिलता है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो K है, ठीक है। तो K इक्वल टू, अब इस कांस्टेंट निकालने का जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया था। सिंपली क्या करना है, आपको राइट साइड में आना है और H प्लस को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, फिर CH3COO माइनस इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब बाई आ जाइए राइट साइड में CH3COOH, इसको भी आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो ये आपका कांस्टेंट निकालने का एक तरीका हो गया, आयोनिक इक्विलिब्रियम का लॉ अप्लाई करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। अब आइए इसका वैल्यू निकालते हैं। इक्वल टू, देखिए इसके इक्वल टू हमने क्या लिया, C अल्फा, इसके इक्वल टू C अल्फा और बाई CH3COOH, इसके इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, C1 माइनस अल्फा, C1 माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। यहाँ से एक C से एक C अगर काट देंगे, कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, एक C बचेगा और अल्फा से अल्फा इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बाय, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस अल्फा। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं 4। आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। और ये क्या है आपका, ये जो आपका आया, देखिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सिंपली आपका आ जाएगा K इक्वल टू C अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। क्या आ जाएगा, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओसवाल्ड, ठीक है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो है हम लोग डेफिनेशन भी जानेंगे, उसका परिभाषा भी जानेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये अभी क्या हो गया, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, सिंस फॉर वीक एसिड, ठीक है। अब देखिए वीक एसिड के लिए जो अल्फा होता है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ही कम होता है। अब देखिए कितना होता है, 1 माइनस अल्फा के इक्वल। तो इन द डेनोमिनेटर, तो जो डेनोमिनेटर में हम लोग 1 माइनस अल्फा लिए हैं वो मे बी टेकन एज 1, तो हम लोग अब क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा के इक्वल 1 लेंगे, ठीक है, 1 लेंगे। द अबव इक्वेशन एक्सप्रेशन देयरफॉर रिड्यूस्ड। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, देखिए सिंपली कि 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 रखने वाले हैं। देखिए तो सिंपली K के इक्वल टू K है तो K रखने दिए, उसके बाद इक्वल टू, ठीक है, K है तो K रहने दिए, इक्वल टू। अब सिंपली क्या करेंगे, इसके इक्वल टू है ना, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका K इक्वल टू C अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। और
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा का वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट k/c आप देख सकते हैं। देखिए सिंपली अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/c, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है, जैसे अल्फा निकालेंगे तो यहाँ पर इधर अंडर रूट डालेंगे तो इधर स्क्वायर हट जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे क्या है, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट k/c, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 5 लेकर चलते हैं और ये क्या, अनदर फॉर्म ऑफ ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और ये जो है सो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का अनदर फॉर्म, यानी कि दूसरा एक्सप्रेशन, दूसरा इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जनरली द कंसंट्रेशन C इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, होता क्या है कि जो कंसंट्रेशन C है वो जनरली मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। देयरफॉर इसलिए जो वॉल्यूम भी होगा आपका वो ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विल बी 1/c लीटर। तो जो वॉल्यूम होगा जनरली क्या होता है, जो कंसंट्रेशन C होता है वो क्या होता है आपका मोल्स पर लीटर में दिखाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन में, ठीक है, समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इसके, ठीक है। तो क्या होगा, वो हो जाएगा 1/c लीटर, ठीक है, 1/c लीटर। यहाँ से सिंपली हम लोग यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा आपका 1/c लीटर, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देख लीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, पुटिंग 1/c इक्वल टू v इन इक्वेशन 4 and 5, यानी कि हमने यही देखा भी कि जो हमारा वॉल्यूम होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन में वो क्या होगा, 1/c लीटर, यानी कि v इक्वल टू 1/c। तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/c इक्वल टू v जो है वो पुट कर रहे हैं इक्वेशन 4 में और 5 में। तो जब भी हम लोग पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट k इक्वल टू, देखिए इक्वेशन 4 चलते हैं, इक्वेशन 4 k इक्वल टू हो गया c अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो k इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब c देखिए यहाँ का c का वैल्यू निकालेंगे तो 1/v, तो यहाँ पर ये 1/v के रूप में यहाँ पे हमने डाल दिया। तो k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा v, ये जो है सो यहाँ से इक्वेशन 4 से मिला हमको, और जब इक्वेशन 5 में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट k, अब 1/c इक्वल टू हम लोग क्या डालेंगे, v, 1/c इक्वल टू हम लोग क्या डालेंगे, v। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट k v। तो यहाँ से ये भी ओस्वाल्ड डाइल्यूशन, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट k v, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट k v, ये भी ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का अनदर फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आपने देखा कि जब भी एक वीक एसिड का, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन होता है तो हमें क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्या क्या फॉर्मूले हमें देखने को मिलते हैं, तो हमने वही देखा। तो हमें ये मिला कि आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड में जो है सो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो हमने अभी जो है सो यही कंप्लीट प्रोसेस था आपका आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड का, ठीक है। ये जो आपका है वो पूरा अभी पहले मैंने बताया और ये भी था, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस था आपका आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड का। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसे आप नोट कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को रोकिए और जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोग
आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। चलिए, अब है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या है? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखिए यहाँ पे, फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ ए स्मॉल डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अभी देखिए, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा क्या कि वीक एसिड का आयोनाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, एक वीक एसिड का आयोनाइजेशन कैसे होता है उसका कंप्लीट प्रोसेस हम लोगों ने पीछे देखा पढ़ा। तो उसमें से जो है ओसवाल्ड डाइल्यूशन का जो है 3-4 फॉर्म हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में देखा। ठीक है, हमने देखा, जिसमें से एक क्या था, अल्फा इक्वल टू √k/c। ये हमने पीछे देखा जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड के बारे में। तो हम लोग जो है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन 2-3 हमने देखा वहाँ पे। तो उसमें से एक था अल्फा इक्वल टू √k/c। ठीक है, तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई इसको करें तो यहाँ से निकल के आएगा क्या, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1/c। यहाँ से ये निकल के आएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही जो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो किसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के? तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपली ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो इलेक्ट्रोलाइट्स के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। सिंपली, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसका एक अनदर फॉर्म भी था, हमने देखा था, और इसका अनदर फॉर्म भी था, हमने देखा था क्या कि फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ स्मॉल डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम इन लीटर्स कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, सिंपली हम लोग जो है सो वहाँ पे देखा था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक और चीज़ जो कि था अल्फा इक्वल टू √kV। ठीक है, और यहाँ से निकल के आता है अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ v। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका सिंपल कहने का मतलब है कि जो आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो किसके? वो भी वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम का कब? इन लीटर। वॉल्यूम का कब? लीटर में। जब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोल का होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है 1 मोल का होगा। सिंपली आपको समझ में आया कि जब और भी अनदर फॉर्म का बात करें, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अनदर फॉर्म का बात करें तो वहाँ पे क्या निकल के आता है? वहाँ पे यही निकल के आता है कि जो आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूम का। वो भी किसमें? जब वॉल्यूम लीटर में मापा जाएगा तब, और कब? जब इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल का होगा तब। सिंपली ये समझ में आया। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो अल्फा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ v का, यानी कि वॉल्यूम का। समझ में आ गया?
ठीक है। अब हम लोग यहाँ जानेंगे लिमिटेशन ऑफ ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ का, यानी कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का लिमिटेशन यानी कि सीमा कहाँ तक है। ठीक है, देखिए ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज ओबेड ओनली बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि कहना क्या है, सिंपली जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो सिंपली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही काम करता है। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है उनका इस लॉ का है ना, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ही ओबे करते हैं, उनका पालन सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ही करते हैं। सिंपली कहना ये है कि जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही काम करते हैं। आगे देखिए, एंड फेल्स कंप्लीटली इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिंपली क्या कहता है कि ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही काम करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये फेल हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे ये काम नहीं करते हैं। सच एज HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के केस में, इन सभी केसेस में जो आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो फेल हो जाता है, यहाँ पे काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता, देखिए द वैल्यूज ऑफ K यानी कि जो वैल्यू ऑफ K होगा, K मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑब्टेन फॉर KCl, तो जो KCl के लिए जो आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट K होगा, फॉर एग्जांपल वेरीज कहाँ से कहाँ तक वेरीज करेगा, देखिए 2.350 से लेकर 0.015 तक वेरीज करेगा। एज द कॉन्सेंट्रेशन, अब कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जो C है वो कहाँ से कहाँ तक वेरीज करेगा, तो देखिए फ्रॉम 1.00 m टू कहाँ तक 0.0001 m तक है, मतलब मोलर। ठीक है, द रीजन फॉर फेल्यूर इज दैट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयन इवन इन द सॉलिड स्टेट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का फेलियर रहने का क्या सबसे बड़ा कारण है, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं, इवन सॉलिड स्टेट में भी। देखिए दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड एट द ऑल कंसेंट्रेशन। अब हम लोगों को तो पहले से पता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, है कि नहीं। सो देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयन्स एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। तो यही वजह है। और भी हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक एसिड के केस में क्या था कि आयोनिक इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाता था, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आपका है इक्विलिब्रियम स्टेट आता ही नहीं है। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट आता ही नहीं है तो यहाँ पे आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ काम नहीं करने वाला है। तो हैंस इसीलिए क्या होता है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसलिए क्या है कि जो आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। सिंपली ये है आपका लिमिटेशन ऑफ ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया। ये आपने देखा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, यहाँ पे इसका डेफिनेशन पहले ही, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पहले ही देख चुके थे, और ये आपका लिमिटेशन ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है, क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड, मतलब इसके जरिए हम लोग जो है, देखिए क्या है कि आपको दो वीक एसिड्स दिया गया। ठीक है,
मान लीजिए कि आपको 2 वीक एसिड्स दिया गया, तो उसमें से आपको पता लगाना है कि उन दोनों में से किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है या किसका स्ट्रेंथ कम है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला निकालेंगे, उस फार्मूले का आप लोग इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड जो है वो ज़्यादा, किस एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किस एसिड का स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, देखिए फॉर 2 वीक्स एसिड्स of ionization constant Ka1 and Ka2 at the same concentration C, it follows from equation given below। देखिए सिंपली अगर आपको कोई 2 आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जैसे कि हम लोग मान के चला Ka1 Ka2, मतलब 2 वीक एसिड्स दिया हुआ है और उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी आपको मालूम है, तो उसके एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम ही रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे वो देखिए, आपको मालूम है कि एक अल्फा इक्वल टू √K/C, या वहाँ पे फॉर्मूला जो है सो आपको मिला था। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मिला था अल्फा इक्वल टू √K/C। तो यहाँ पे क्या होगा आपको देखिए, हम लोग सिंपली ये एक एसिड्स के लिए है अल्फा इक्वल टू √K/C, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये एक एसिड के लिए, ठीक है, ये जो है सिंपली एक एसिड के लिए है, एक एसिड के लिए। ठीक, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के चले। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 एसिड्स के लिए निकाल रहे हैं, क्या 2 एसिड्स के लिए। तो α1/α2, ये अल्फा और α1 और α2 क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है दोनों वीक एसिड्स का। इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली कुछ नहीं आएगा, कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों का सेम है, 2 एसिड्स आपको मालूम है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, अब अगर आप ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर पहले इसको देख लीजिए, α1/α2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, √Ka1/Ka2। ठीक है, अब 2 एसिड्स के लिए निकाल रहे हैं, तो सिंपली अगर हम लोग ऐसे करें तो Ka1 पहले एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो तो सेम है। फिर दूसरा Ka2 दूसरे वीक एसिड्स का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और यहाँ पर भी आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है। तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा ना, तो C से C कैंसिल हो गया आपका। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। तो फाइनली निकल के क्या आ जाएगा, α1/α2 इक्वल टू √Ka1/Ka2। समझ में आ गया आपको। ठीक, आगे देखिए, वेयर अल्फा एंड α2 आर द रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 2 एसिड। हमने पहले ही बताया कि जो α1 और α2 क्या है, वो दोनों वीक एसिड्स का रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, और अल्फा का मतलब ये होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। बट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड इज ए मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू फर्निश हाइड्रोजन आयन एंड हेंस ए मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। देखिए सिंपली जो अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या करता है, वो सिंपली क्या करता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के कैपेसिटी को मेजर करता है। देखिए, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड इज ए मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू फर्निश हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, सिंपली यहाँ तक देखिए, जो हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा होता है वो करता है क्या है, वो किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का हाइड्रोजन आयन त्यागने का, हाइड्रोजन आयन देने का कैपेसिटी को मेजर करता है। ठीक है, सिंपली समझ में आया। तो इसलिए हेंस ए मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, और ये क्या करेगा, उसके स्ट्रेंथ को मेजर करने का भी काम करेगा। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के हाइड्रोजन आयन देने का कैपेसिटी को मेजर करता है। इसीलिए ये क्या करता है, उसके स्ट्रेंथ को भी मेजर करने का काम करेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ वन एसिड HA1, यहाँ पर HA1 क्या दर्शा रहा है, पहला वीक एसिड को। स्ट्रेंथ ऑफ अनदर एसिड
Ha2, ये Ha2 क्या दर्शा रहा है, ये दूसरे वीक एसिड को दर्शा रहा है। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट Ka1 बाई Ka2। अब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, सिंपली देखिए, अगर आपको दोनों वीक एसिड्स का आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka, यहाँ पे क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, अगर आपको दोनों वीक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट पता है और इन दोनों में से किसी एक एसिड का आपको कंसंट्रेशन पता है या स्ट्रेंथ पता है, तो आप दूसरे वीक एसिड का स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं। सिंपली ये इस रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स का मतलब है और निकालने का जो है मोटिव है। अब देखिए इक्वेशन 1 यानी कि अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K/C कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि ये जो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K/C इक्वेशन 1 है उसको हम लोग ऑल्सो यूज कर सकते हैं। किस लिए, तो एक्वस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को निकालने के लिए। देखिए हमारा H प्लस कहने का मतलब है कि ये H प्लस स्क्वायर रूट में क्लोज्ड है, तो ठीक है, स्क्वायर रूट H प्लस करने का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू C। अब देखिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या लिया था पहले, C अल्फा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको C के जगह पर तो C रहेगा, अब अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या निकाले, अल्फा इक्वल टू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, क्या, अंडर रूट K बाई, यहाँ पर देख सकते हैं है ना, K/C है, तो यहाँ पर हम लोग लिए Ka/C, देख रहे हैं वीक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा C की जगह C और अल्फा के जगह पर क्या है, अल्फा इक्वल टू K/C और K के जगह पर हम लोग Ka मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, तो क्या आ जाएगा आपका C, ठीक है, C अंडर रूट Ka/C फाइनली आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट CKa, और ये होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके मदद से आप एक्वस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, इसके मदद से आप एक्वस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, और इसके मदद से आप अगर आपके पास 2 वीक एसिड है तो उन वीक एसिड्स का स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड जो है सो ज़्यादा स्ट्रेंथ है और कौन सा वीक एसिड जो है सो ज़्यादा कमज़ोर है। तो आपको समझ में आया ये, ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक। तो आई थिंक कि मैंने आज जितने भी चीज़ें बताई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।